नमस्कार, ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर निवेश से जुड़ी आपकी हर शंका का समाधान आपको मिलता है। इस शो में हम आपको बताते हैं कि आखिर बदलते वक्त के साथ निवेश की जो प्लानिंग है वो किस तरह से बदलनी चाहिए। और आज बेहद ही खास विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, डायरेक्ट प्लान का 10 साल बेमिसाल। जी हाँ, आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कैसा रहा डायरेक्ट प्लान का एक दशक। जी हाँ, जिस तरह से डायरेक्ट प्लान ने एक दशक पूरा किया है उस पर हम खास चर्चा करेंगे। रिटर्न के लिहाज से रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में फर्क क्या है ये भी आपको बताएंगे। किसके लिए डायरेक्ट प्लान के जरिए निवेश करना सही और किसके लिए रेगुलर प्लान के जरिए फायदेमंद है ये निवेश, ये भी बताएंगे। तो डायरेक्ट बनाम रेगुलर प्लान जो है उसकी हर पहलू को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट प्लान के जरिए निवेश के क्या फायदे हैं ये बताएंगे और डायरेक्ट बनाम रेगुलर प्लान में ज्यादा फायदेमंद क्या है ये भी हम जानेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर इन 10 सालों में किस तरह का सफर रहा है और क्यों जरूरी है निवेश से पहले अपना लक्ष्य तय करना, तय लक्ष्य के हिसाब से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना क्यों जरूरी है, इस पर भी आज के शो में चर्चा होगी। और साथ ही बताएंगे कि एसआईपी और एक मुश्त निवेश, इनमें से फर्क क्या है, निवेश में कहां ज्यादा फायदा है और कहां आपको ध्यान रखना चाहिए। एसआईपी वर्सेस एक मुश्त यानी लमसम जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे। और रोज की तरह कैसे बनाए अपना बैलेंस पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड से जुड़े अपने सवाल ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम तक पहुंचाइए। आसान सा तरीका है, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। आप अपना सवाल वीडियो की शक्ल में भी पूछ सकते हैं। और जैसा हमने आपको कहा कि आज जो चर्चा हम करने वाले हैं वो डायरेक्ट बनाम रेगुलर प्लान के बारे में करने वाले हैं और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। फिरोज अजीज साहब हैं, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ से। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और ज़रा बेसिक्स से समझाएं कि आखिर ये जो एक दशक का सफ़र का तय किया है डायरेक्ट प्लान ने, किस तरह का रहा है और क्या फर्क है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। नमस्कार प्रशांत जी, जैसे आपने बहुत सही टॉपिक चुनी है। 10 साल हो गए, 2013 में लॉन्च हुआ था डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान पहले से ही थे। तो इनमें पहला तो ये अंतर है कि डायरेक्ट प्लान, जैसे नाम ही इसमें आंसर दे देता है कि डायरेक्टली आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाएं और खरीद लें। बीच में जो इंटरमीडियरी है उसको अगर आप हटा दें तो डिस्ट्रीब्यूटर कह लो, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कह लीजिए, जो भी बीच में है उसको हटा के डायरेक्टली अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ करते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट प्लान। जाहिर सी बात है, डायरेक्ट जाते हैं तो जो कमीशन मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को वो बच जाता है। उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। जो एक्सपेंस रेशियो है नॉर्मल स्कीम्स में 0.25% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। उसमें ऑलमोस्ट 0.5% से 1% का पर एनम आपको डायरेक्ट स्कीम में ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। बट ये भी इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो आपको अच्छी स्कीमों में डाल सकता है तो आपको ये जो 0.5% का एक्स्ट्रा खर्चा है वो आराम से रिकवर हो जाता है। बट अगर आप देखें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बहुत अंतर होता है परफॉर्मेंस का। अगर आप गलत स्कीम में फंस गए तो 0.5% बचाने के चक्कर में 10% का अंडर परफॉर्मेंस भी कर जाते हैं। सो पॉइंट 1 प्रशांत जी, डायरेक्ट स्कीम वो है जिसमें आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास सीधे जा सकते हैं और ये जो इंटरमीडियरी की जो कमीशन है वो आप निकाल सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर एक ही स्कीम की दोनों को कंपेयर किया जाए तो रेगुलर नीचे ही होगा और डायरेक्ट हमेशा ऊपर ही होगा, एक ही स्कीम से कंपेयर करो तो। आई थिंक दैट्स व्हाट इज अ डायरेक्ट प्लान, और 10 साल इज अ लॉन्ग पीरियड फॉर दिस डिफरेंस टू बी सब्सटैंटिव। हो रही है डायरेक्ट प्लान की, और जब आपने कमीशन का जिक्र किया, ये कितना होता है और क्यों ज़रूरी है कि जैसा हमने कहा कि रजिस्टर्ड फंड मैनेजर या बाकी जो आपके फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये पहलू कितना मायने रखता है? देखिए, मेरे हिसाब से बहुत मायने रखता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। अगर ईटी नाउ स्वदेश देख के आप अपनी
स्कीमें चुन ही चुके हैं तो आपको बीच में डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप प्रशांत जी एंड द चैनल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब गिविंग फ्री एडवाइस, वो भी अनबायस्ड। अगर आपने स्कीम चुनी लिया है, रिटेल निवेशक हैं, तो आप डायरेक्ट ही जाएं, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटर का कोई रोल ही नहीं रहा, आपको एडवाइस मिल गई। काफी सारे अच्छे एक्सपर्ट्स आते हैं आपके शो पे, सो दैट्स वन। बट अगर आप एक HNI हैं या अच्छे पैसे इकट्ठे कर चुके हैं, तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपको अच्छी परफॉर्मेंस, निफ्टी से बीटिंग परफॉर्मेंस चूज करने में मदद कर सकता है। आपकी वो स्कीम्स 490 स्कीम है, और सबसे अच्छी स्कीम और सबसे बुरी स्कीम में साल दर साल 28% का एवरेज अंतर होता है। अगर आप 5% 1% बचाने के चक्कर में अगर आप सबसे गंदी स्कीम में आते हैं और सबसे अच्छी स्कीम में आते हैं, तो आपका 28% का रिटर्न का डिफरेंस। सो पॉइंट 1, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए ये जो पैसा एक्स्ट्रा डेबिट हो रहा है उसको अच्छी तरह से रिकवर करने की क्षमता रखता है। बट अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, आप निर्णय कर ही चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट ही जाना चाहिए। अब मैं आनंद राठी के लिए बोल सकता हूं, 2013 जून से हमने कहा कि भाई डायरेक्ट प्लान्स हैं, अगर हमें अपनी कमीशन कमानी है तो हमें क्लाइंटों को वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो उधर से हमने एक सिलेक्शन मेथोडोलॉजी पूरी मैथमेटिक्स को यूज करके, नोबेल प्राइज विनिंग फॉर्मूलाज को यूज करके हमने एक सिलेक्शन मेथोडोलॉजी इजाद की। उसमें अगर आप साल दर साल देखें तो 10 सालों में, 9.5 सालों में 3% का निफ्टी का पर एनम आउट परफॉर्मेंस आया है म्यूचुअल फंड स्कीम करके। सो अगर 3% आउट परफॉर्म कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है आफ्टर कॉस्ट। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है निफ्टी को, तो आपको तो इमीडिएटली डायरेक्ट जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, क्या उन्होंने निफ्टी को बीट किया या नहीं किया, ये भी तुलना नहीं करते। अगर ये तुलना ही नहीं की आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने कि उसने निफ्टी को बीट किया कि नहीं किया, तो उसको कमीशन कमाने का हक ही नहीं बनता। सो यू हैव टू सी वेदर यू नो हाउ मच यू हैव बीटन निफ्टी। इफ यू आर नॉट बीटिंग निफ्टी, इमीडिएटली गो टू डायरेक्ट और गो टू अ बेटर डिस्ट्रीब्यूटर। बिल्कुल। और आप जो बात शुरू में कह रहे थे कि हमारे शोज देखकर बहुत सारे लोग जो हैं वो तमाम बेहतर रिसर्च के दम पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी, और ये कल बड़ा दिलचस्प तरीके से सामने आया। एक हमारे दर्शक थे जिनकी क्वेरी थी, और उन्होंने 36 फंड ले रखे थे, और 36 फंड मैंने उनसे पहला ही, आमतौर पे हम कोई 8 या 10 फंड भी ले लेता है तो ही हम चौंक जाते हैं। तो 36 फंड देख के जब हमने उनसे सवाल पूछा कि साहब 36 फंड लेने की आपको इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या सोच रही, तो उनका कहना था कि मैं हर रोज़ ईटी मनी बनो अपना फिनांस मिनिस्टर देखता था, और उसमें मैं बेहतर जो भी उसमें से होता था, और जिसमें मेरी इंस्टिंक्ट और जो एक्सपर्ट की राय है दोनों मैच कर जाती थी, वो फंड मैं लेने लगता था। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि कई बार होता है कि लोग ये फ़र्क नहीं कर पाते हैं, और कई बार डाइवर्सिफिकेशन का मतलब भी ये समझ लेते हैं कि ढेर सारे फंड। यस प्रधान जी, जैसे आपने कहा 36 स्कीमें खरीद ली, तो निफ्टी पूरी मार्केट खरीदने के बाद मार्केट से ज्यादा प्रदर्शन लाना बड़ा कठिन होता। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप भले ही 36 खरीदें, 10 खरीदें, 20 खरीदें, बट अगर उसी दिन हर ट्रांजैक्शन में अगर आप निफ्टी खरीदते, क्या आप उससे अमीर होते या उससे गरीब होते? ये नंबर ना रहना, ये इसको कहते हैं एक आईना, आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ चेकअप। जैसे हम ब्लड देके ब्लड की टेस्ट करते हैं, शुगर रेंज में है कि नहीं है। काफी लोग, 99% लोग ये नहीं फाइंड आउट करते कि ये 36 स्कीम जिस दिन खरीदी थी, उस दिन वो स्कीम ना खरीद के मैं निफ्टी खरीदता तो क्या परफॉर्मेंस आती। अगर वो 36 स्कीमों के बावजूद अगर उन्होंने निफ्टी से आधा % भी ज्यादा बनाया, तो उनको डरने की बात नहीं है। ऐसे भी 36 स्कीम हो सकते हैं जहां निफ्टी से 3% कम बनाया, तो आपको डरने की बात है। बट आईना देखना जरूरी है। ये आईना ना रखना घर में कि क्या मैं निफ्टी को बीट कर रहा हूं, ये बहुत प्रेवलेंट प्रैक्टिस है। ये तो छोड़ दीजिए, मैं कई लोगों से मिला हूं जिनके 500,000 करोड़ है इक्विटी म्यूचुअल फंड, उन्होंने भी ये आंकड़ा नहीं फाइंड आउट किया। तो मेरी विनती हमेशा एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से या पीएमएस इन्वेस्टर से, कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर से, अपने खुद के स्टॉक्स अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन क्या आप निफ्टी को बीट कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते कंप्यूटेशन, तो आप बेशक हमें लिखिए, ईटी स्वदेश आप वो डेटा भेजेंगे, हम कैलकुलेट करके बता देंगे कि आप निफ्टी से बेहतर किए या कम किए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरे हिसाब से 11 स्कीम्स मेरे पोर्टफोलियो में है और रीजनेबल बड़ा पोर्टफोलियो है।
अगर किसी के पास 100 करोड़ भी होते हैं, अरबों रुपए भी होते हैं, तो ये 11 स्कीम में ही डालता हूं, क्योंकि आपको उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. सो प्रशांत जी, आई कंप्लीटली कंकर विथ यू दैट 36 इज टू मच, इवन बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये अहम बात थी, और जब वो चर्चा चल रही थी तो ये बात मेरे जहन में आई कि इस पे भी क्लैरिटी ले ली जाए आपसे. अब ज़रा हम फिर से अपने टॉपिक पे आएँ. डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बेसिक फ़र्क के बारे में तो हम समझ गए. जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहला सवाल रिटर्न का होता है. तो अगर हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझें कि 10 साल तक 10,000 की SIP हम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट और जो रेगुलर प्लान है, इसमें किस तरह से यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा? देखिए, अगर 10 साल में अगर आपकी स्कीम सेम है या डायरेक्ट और रेगुलर की तुलना करें, तो समझिए कि आपको 14% की रिटर्न के बदले 15% की रिटर्न मिलती है. तो एक लमसम की पहले मैं उदाहरण दे देता हूं, बिकॉज दैट्स वेरी इजी मैथमेटिकली फॉर मी टू टेल यू. अगर आप 12% पे कमाते हैं या 14% की रिटर्न आपकी आती है रेगुलर में, तो डायरेक्ट में आपको 15% की रिटर्न मिलेगी. अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए एक मुश्त और 10 साल के लिए छोड़ दिए, तो आपको एंड में 3,500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे डायरेक्ट में, ना कि रेगुलर. तो अगर 10,000 रुपए रेगुलर में हो जाते हैं 21,000 रुपए, ओके, तो ये रेगुलर में हो जाते हैं 18,000 रुपए, तो डायरेक्ट में हो जाएंगे 21,000. बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्या चीज़ें जो हैं जब हम डायरेक्टली हम जाते हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में, किन चीज़ों का एक आम जागरूक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए, जो कहते हैं कि वो चेक पॉइंट्स होने चाहिए, जिनके बाद वो कहीं ना कहीं कई बार हम मानते हैं कि जो रिसर्च भी होती है वो रिसर्च भी कई बार उतनी बेहतर तरीके से नहीं होते. हमें समझ में आता है कि ये रिसर्च जो हमने की है वो बहुत पक्की है, बहुत ठोस है. यस प्रशांत साहब, जो आपने कहा ना, हमें लगता है कि हमने रिसर्च ठीक से की है, बट ज्यादातर रिसर्च जो लोग करते हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस पे करते हैं. अब हमने बहुत अच्छी एक एनालिसिस की, मुझे तो अच्छी लगेगी क्योंकि हमने की है, बट आई विल टेल यू, यू आर द बेस्ट जज एज अ व्यूअर, कि हमने देखा कि भाई 3 साल से जो स्कीमें अच्छी करती हैं पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे, अगर कोई खरीद लेता तो अगले 1 साल में क्या वो स्कीमें अच्छी रह जाती. तो ओनली 29% चांस है कि आप लास्ट 3 साल की अच्छी परफॉर्मेंस देख के जब आपका मन ललचाए कि इसको खरीदना है, खरीदने के बाद सिर्फ 29% संभावना है कि वो अभी भी टॉप में रहेगी. ये हमने 2013 में किया कि 10 फंड जो थे जो टॉप क्वार्टाइल में रहे, मतलब बहुत अच्छे स्कीम थे पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे, उसमें से सिर्फ 3 स्कीम अगले साल टॉप में रहे. तो ऐसे ही हमने साल दर साल किया. अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे 10 स्कीमें टॉप वाली चुन लेते हो अपने पोर्टफोलियो में, उसमें से अगले साल खरीदने के बाद सिर्फ 3 स्कीमें रह जाएंगी जो टॉप में. तो पास्ट परफॉर्मेंस की जो रिसर्च है वो एक फ्यूटाइल रिसर्च, खाली उसके आधार पे अपनी स्कीम्स खरीदना, ये अपनी खुद की टेल को चेस करने जैसा मैं मानता हूं, चेजिंग योर ओन टेल. तो हमेशा आपको विंड स्क्रीन देख के गाड़ी चलानी है, ना कि रेयर व्यू मिरर. बिल्कुल बिल्कुल. फिर भी अगर हम एक आमतौर पे मौजूदा वक्त को अगर हम देखें तो बार बार मार्केट या दुनिया भर के माहौल और जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं. तो ऐसे में जब SIP की बात आती है तो बहुत सारे निवेशक जो हैं, जो फ़ोन भी करते हैं, वो बार बार चिंता जताते हैं कि क्या हमें अपना जो पुराना फंड है वो बदल लेना चाहिए. क्या साल 2023 वाकई रिव्यू करने वाला साल है? देखिए प्रशांत जी, इसमें 2 पार्ट है. एक तो है कि एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे बोला कि ग्लोबल रिसेशन हो गया, ग्लोबल इन्फ्लेशन हो गई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई, चाइना क्या करेगा ताइवान के साथ, यूक्रेन और रशिया का क्या होगा, ये जो सब अनसर्टेनिटीज हैं, ये आपकी इनपुट्स हैं एसेट एलोकेशन की, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर होता है स्कीम सिलेक्शन. ये 2 को अगर हम अलग अलग कंपार्टमेंट में देखें, तो मेरे हिसाब से अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, पहले मैं एसेट एलोकेशन की बात कर रहा हूं, तो इक्विटी से डरने की बात नहीं है, हर एक्सपर्ट कहते हैं. बट इंपॉर्टेंट यह है कि मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिससे आपको एक सांत्वना मिलेगी बुरे दिन में. जब मार्केट गिरती है तो वो डेटा देखता हूं मैं खुद भी, ताकि अपने जज्बातों को काबू में रखूं.
अब देखें कि लास्ट ईयर जो अभी हमारा गया है उसमें 26 इक्विटी के फंड थे जो 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं। हमने देखा कि अगर किसी ने ये पूरे 25 स्कीम खरीदे होते, रोज अलग आदमी खरीदता और 10 साल के लिए होल्ड करता, तो सबसे बदनसीब इन्वेस्टर के 8% की पर एनम रिटर्न आई। तो अगर सबसे बदनसीब इन्वेस्टर की भी 8% की रिटर्न आ गई, अगर वो 10 साल तक होल्ड करने की क्षमता रखता है, तो भय किस बात का। अब मुझे 10 साल तक उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है इक्विटी की। देखिए, रियल एस्टेट में लोग लगा देते हैं 20-20 साल तक घर नहीं छूते, बट उनको इक्विटी में 2 साल से परफॉर्मेंस चाहिए। ऐसा हो गया कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को बोलता हूं कि भाई तू 2 साल में तू 10वीं कक्षा में पहुंच जा। रियल एस्टेट को मैं 10 साल पूरे देता हूं, दूसरे बच्चे को बोलता हूं 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए तो पूरे 10 साल। तो इक्विटी को 10 साल दीजिए, जैसे इंडियंस रियल एस्टेट को 10 क्या 20 साल भी दे देते हैं। गोल्ड को तो कभी नहीं बेचते, जिंदगी भर नहीं बेचते, राइट। तो प्लीज बी फेयर टू ऑल एसेट्स एंड दे विल बी फेयर बैक टू यू। दैट्स द की मैसेज। और डरिए मत, क्योंकि बदनसीबी में भी 10 साल में आप इतने मायूस नहीं होंगे, एफडी से अच्छी रिटर्न ही आएगी। और इन चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ही यही था कि जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, नए साल में एंट्री कर रहे हैं, तो कहते हैं कि वो बेसिक्स जो हैं उनको वक्त वक्त पे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना चाहिए, ताकि जो निवेशक हैं उनके मन में किसी तरह का संदेह, किसी तरह का भ्रम न रह जाए। और यही वजह है कि बीच में भी जो सवाल इस पूरे टॉपिक से अलग था, वो भी हमने फिरोज़ के ज़रिए उस पर बहुत ही स्पष्ट राय जानी। और फिरोज़, कोई ऐसी चीज़ इस पूरे टॉपिक में जो रह गई हो, जो छूट गई हो, जो आप कहना चाहें? अदरवाइज हम कॉलर्स की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट। आई थिंक जो जैसे आपने कहा, नया साल एक अच्छा वक्त होता है कि हम अपने बेसिक्स को रिविजिट करें। एक सजेशन तो मैं एक्स्ट्रा ये जरूर दूंगा, भले आप डायरेक्ट खरीदें, रेगुलर खरीदें, पहले कोर कैटेगरीज के स्कीम्स खरीदें। काफी सारे दर्शक हमें लिखते हैं जिसमें 2 स्मॉल कैप स्कीम होती है, एक मिड कैप स्कीम होती है, एक टेक्नोलॉजी स्कीम, सेक्टर स्कीम होती है। ये पोर्टफोलियो आपने पहले कोर बनाना है, फिर सैटेलाइट बनाना है। पहले कोर ने बनाइए, उसके 7-8 कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज मिड कैप, कॉन्ट्रा फंड, फोकस्ड कैटेगरी, ये सब कोर पोर्टफोलियो की कैटेगरीज होती है। सेक्टोरियल स्कीम्स, स्मॉल कैप्स आर पेरिफेरल ऑफ द पोर्टफोलियो। तो एक और सजेशन नए साल के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि डोंट हैव द अर्ज, पहले सैटेलाइट ना बनाए, पहले कोर बनाए, फिर सैटेलाइट्स बनाए। बिल्कुल। तो ये जो बातें हैं वो गांठ बांध कर रख लीजिए, जो आपके इन्वेस्टमेंट में काम आएंगी। और चलिए अब दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रिया सिंह नाम है। प्रिया, पूछें अपना सवाल। सर, ये मैसेज आपको भेजा था, इससे क्या टारगेट अचीव हो सकता है? जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार फिर से पूछें अपना सवाल। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। वैसे तो तमाम फिरोज, इनका सवाल तो हम तक पहुंच गया है, आपके पास पूरी डिटेल भी है। बेटी की शादी के लिए निवेश की प्लानिंग इनकी है। 8 फंड में एसआईपी और एक मुश्त निवेश है। निवेश से 8 साल में 15 लाख चाहिए। क्या मौजूदा निवेश जो वो कर रहे हैं उनकी उससे ये हासिल होगा? क्या होगी इनको सलाह? मेरे हिसाब से 15 लाख रुपए जो इकट्ठा करना चाहती हैं, क्या वो इकट्ठा कर पाएंगी? बिल्कुल इकट्ठा कर पाएंगी, क्योंकि ये 3,500 की एसआईपी करती है। इनके पास लमसम अमाउंट भी है जो आज तक ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं। तो ये ऑटोमेटिकली 20 लाख पे पहुंच सकती है अगर 14% की रिटर्न आए, कॉम्पाउंडेड 3,500 की एसआईपी और 4.5 लाख का जो लमसम आज भी इनके पास अवेलेबल है। रहा सवाल स्कीम्स का, उसमें काफी बदलाव की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो एग्जिटिंग स्कीम्स काफी हैं, ऑलमोस्ट 7 स्कीम्स हैं। एग्जिट लोड को मद्देनजर रख के इसको एग्जिट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म में इनको आपको एग्जिट करना चाहिए, ये हमारा मानना है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, डीएसपी फ्लेक्सी कैप, मिरा एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ये जो 6 स्कीम्स हैं इनको आप जरूर एग्जिट कर सकती हैं। आईसीआईसीआई टू इक्विटी एंड डेट फंड, एक हाइब्रिड स्कीम है, उसको भी आप एग्जिट कर सकती हैं। बट 5 स्कीम्स जिसको आपको एंटर करना है, हमारे ओपिनियन के हिसाब से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप है, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड बीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी। ये 5 स्कीम में आप एंटर कर सकते हैं। वो 7 स्कीम्स एग्जिट करें तो टोटल आपके पास 7 स्कीम्स होगी। मेरे हिसाब से उतनी काफी होती हैं, जैसे हमने इनिशियल में भी प्रशांत जी आपने हाईलाइट किया कि ज्यादा स्कीम्स की जरूरत नहीं।
बिल्कुल, तो उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका सवाल हम तक ईमेल के ज़रिए आया है। इनका नाम पद्माकर बरे है और इन्होंने पूछा है कि कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। उम्र 49 साल है, 10 साल के लिए इनकी निवेश की प्लानिंग है। हर महीने 34,500 का निवेश वो कर रहे हैं। एसआईपी निवेश से अलग अलग अवधि में 1 करोड़ निवेश चाहिए और निवेश से 6 साल में 50 लाख और 10 साल में 50 लाख चाहिए। मौजूदा निवेश से पोर्टफोलियो की वैल्यू 21 लाख। निवेश का तरीका एसआईपी और एकमुश्त है। क्या पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है? क्या होगी सलाह इनको? तो पहले तो इनकी जो टारगेट्स हैं वो मीट हो जाएंगी विद द करंट लमसम अमाउंट। 26 लाख की इनकी लमसम अमाउंट है, 34,500 की ये एसआईपी कर रहे हैं। ये दोनों मिला के 1.3 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। 6 साल बाद 50 लाख, जो बाकी 10 साल में इनका टारगेट है वो 50 के बदले 80 लाख रुपए हो सकता है अगर 14% की रिटर्न आए। मेरे हिसाब से 12-13% की निफ्टी की रिटर्न आना अच्छी संभावना है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है अगले 10 साल में नॉमिनल रेट पे 10-12% पे इजीली ग्रो होगी। अगर अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करो तो निफ्टी से 2% ज्यादा मिलने की अच्छी संभावना है। सो 14% इज अ फेयर एक्सपेक्टेशन, नॉट अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन। गारंटी नहीं होती ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड में, बट इट्स अ फेयर एक्सपेक्टेशन। तो 1.3 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। रहा सवाल स्कीम्स का, इनके पास 2 एक्सेस की स्कीम्स हैं। इसको हमने एग्जिट बोला था, एक्सेस ब्लू चिप को ऑलमोस्ट पौने 2 साल पहले, 2.25 साल पहले। तो उसमें से निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस आई है 14% की, वो आपको हटाना है। एक्सेस ब्लू चिप, एक्सेस फोकस्ड इक्विटी, मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, कोटक फ्लेक्सी कैप, मिरा एसेट लार्ज कैप, एसबीआई इक्विटी फंड, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई एचडीएफसी बैलेंस फंड, ये सब एग्जिट स्कीम्स होंगी। एग्जिट देम एज टाइम प्रोग्रेसेस, बट ये एग्जिट स्कीम्स होंगी, क्योंकि इनके पास परफॉर्मेंसेस के आधार पे एग्जिट नहीं बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड लुकिंग के आधार पे एग्जिट बोल रहा हूँ। स्कीम्स जो हमने प्रिया को दी थी वही सिमिलर स्कीम्स रहेंगी। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, ये 4 स्कीम्स प्लस जो आपकी 4 स्कीम्स रह जाएंगी, तो टोटल 8 स्कीम्स आपके पास होंगी, जो मेरे हिसाब से काफी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिरोज, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। बहुत सारे निवेशक का मतलब उनकी कोई खास प्लानिंग नहीं, लेकिन वो एक क्वेरी के तौर पर हम तक सवाल पहुंचाते हैं और उसमें ये कॉमन सवाल एक्सिस ब्लू चिप को लेकर सामने आया है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर निवेश किया हुआ है। तो क्या वजह है कि ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इससे एग्जिट की सलाह दे रहे हैं? देखिए, एग्जिट की सलाह तो आप सब दे रहे हैं, राइट? जो किस वक्त पे आप एग्जिट करते हैं उसमें ही बहुत ज्यादा सत्य छुपा होता है। जैसे अगर आज आप एग्जिट करते हैं तो काफी डैमेज हो चुका है। इनके ही पोर्टफोलियो में अगर मैं 1 साल की रिटर्न देखूं, देखिए प्रशांत जी जो पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, इनके पोर्टफोलियो में एक स्कीम है जिसने 18.5 का भी रिटर्न दिया है और -15 का भी रिटर्न दिया है। तो देखिए, सबको इक्विटी फंड ही कहा जाता है, बट 33% की रिटर्न का अंतर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि खुद से करने की भी कोशिश ना करें इसको। अगर बेस्ट और वर्स्ट में 2% का अंतर होता तो कोई बात नहीं थी, हमने कॉस्ट बचाने की सोची। सो पॉइंट 1, ये डेटा इन्हीं का पोर्टफोलियो साबित करता है कि इनको एक्सेस फोकस्ड इक्विटी में -15.43% की रिटर्न मिली है और आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में 15% की पॉजिटिव रिटर्न मिली। तो अंतर देखिए दो स्कीम का, ये जहन में बिठाना जरूरी है। कमिंग बैक, ये क्यों बोलते हैं लोग एग्जिट करें? क्योंकि एक विशियस साइकिल में पहुंच गया है एग्जिट की ये फंड, और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके जो पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी जो फ्यूचर है स्टॉक्स की, वो करंटली हमारे हिसाब से एनालिस्ट के माध्यम से जो हम एनालाइज करते हैं दूसरे एनालिस्ट के, तो उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ब्राइट नहीं है। तो हम कैलकुलेट करते हैं टारगेट एनएवी, इस फंड, हर फंड की टारगेट एनएवी हम कैलकुलेट करते हैं, साल भर के लिए क्या टारगेट लेके चल सकते हैं। तो इसकी टारगेट एनएवी बहुत कम आती है, इसीलिए इट कंटिन्यूज टू बी इन द सेल रेकमेंडेशन। बिल्कुल, तो ये खास सलाह। अगले कॉलर भी जुड़ गए, घनश्याम मोदी। घनश्याम जी, पूछें अपना सवाल। हेलो जी जी सर, मेरे बिटिया की प्लानिंग के लिए क्वेश्चन पूछना था। जी जी, मैंने इसमें 4 फंड लिए हुए हैं जी। तो ये फंड कैसा है, इसमें ओवरलैप तो नहीं है कुछ? ठीक है ठीक है, आपके फंड की पूरी जानकारी फिरोज के पास है। फिरोज, क्या होगी सलाह? यस, आई थिंक मोदी जी, आपको एक चीज करनी है कि ओवरलैप से इतना ना डरे, क्योंकि ओवरलैप तो होता है, क्योंकि टॉप 10 की स्टॉक्स जो है निफ्टी की, वो हर स्कीम में मौजूद मिलेंगी आपको। एटलीस्ट 70% ऑफ द स्कीम्स विल हैव द टॉप 10 निफ्टी स्टॉक्स। क्या आपके पास ओवरलैप है? जरूर ओवरलैप है, क्योंकि आपके पास एक इंडेक्स फंड है एचडीएफसी का,
फोकस्ड फंड आईसीआईसीआई का, उसमें भी लार्ज कैप की मात्रा बहुत ज्यादा है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, उसमें काफी सारे ग्लोबल स्टॉक्स हैं जो 20 से 40% गिरे हैं, इसीलिए ये स्कीम आपकी -7% वन ईयर में दी है। कोटक मल्टी कैप ने आपको +9% दिया है। तो ओवरलैप से ना डरें, बट आई थिंक स्टैंड अलोन ये स्कीम्स में बदलाव की जरूरत है। एचडीएफसी निफ्टी के बदली अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप खरीदते तो आपको 9% का रिटर्न एक्स्ट्रा मिलता निफ्टी से। ये स्कीम 2 साल पहले हमने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड की है, तब से इसने 7% पर एनम हर साल निफ्टी से ज्यादा दिया है। तो मैं निफ्टी जितना क्यों लूं एचडीएफसी के इंडेक्स फंड में रह के। एसबीआई कॉन्ट्रा, एक दिनेश फंड मैनेजर है, बहुत बेहतरीन है, वो भेड़ चाल से परे चलते हैं, तो दैट्स वन स्कीम यू कैन इंक्लूड। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एक स्कीम है जो अच्छे लार्ज एंड मिड कैप्स दोनों काइंड्स ऑफ कैटेगरी के फंड्स चुनता है, स्टॉक्स चुनता है। तो दीज आर द 3, और 3 जो एग्जिट करनी है, पराग पर एक एग्जिट करनी है, कोटक मल्टी कैप, और निफ्टी की जो एचडीएफसी की ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है, उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह से आप निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे फिरोज आपका आज के शो में जुड़ने के लिए, और बहुत ही शानदार चर्चा रही, शानदार विश्लेषण रहा, और बीच बीच में जो भी हमारी शंकाएं और समाधान हैं उनके ज़रिए आपसे बातचीत हुई, और साथ ही आपने दर्शकों के सवालों पर भरोसेमंद सलाह भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए, और ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आगे भी हम आपके निवेश की इसी तरह से बेहतर तरीके से प्लानिंग कराएंगे। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।